अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुशामदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। टॉपिक नंबर 25, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, रोल ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग द एम्पायर। पहले तो हमने स्प्रेड पढ़ा ना, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा स्प्रेड ऑफ इंग्लिश मुख्तलिफ ममालिक में कैसे हुआ। अब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग द एम्पायर मतलब बरसगीर में जब उनकी हुकूमत थी ब्रिटिश की, तो क्या था रोल इंग्लिश का। इंग्लिश को यूज़ किया गया अपनी तहज़ीब सिखाने के लिए। एक्सर्टिंग सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस वाज अ गोल के इंग्लिश को इस्तेमाल किया गया। इंग्लिश लोग जानेंगे, वो लोग जानेंगे इंग्लिश, बरसगीर के लोग, तो वो उसका कल्चर भी जानेंगे ना साथ, कि ये इंग्लिश का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका कल्चर जानेंगे इंग्लिश लोगों का। तो ये गोल था कि जी अपना जो कल्चर है उनके कल्चर पे इन्फ्लुएंस करना है हमें, ठीक है, ये उनका गोल था। तो इंग्लिश ने इसमें बहुत किरदार अदा किया बड़ा। इसके अलावा इंग्लिश को पॉलिटिकल यूनिटी के तौर पर कंसीडर किया जाता था, इसे एक सिंबल लिया जाता था पॉलिटिकल यूनिटी का। ठीक हो गया। इसके अलावा रोल क्या था, एक कम्युनिकेशन का मीडियम था वहाँ पे। इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन मीडियम के तौर पर यूज़ होती थी विद इन अ कॉलोनी। जहाँ कॉलोनी वो है वो कंट्री कहलाती है जो कब्ज़े में होती है। तो कौन कब्ज़े में था, बरसगीर कब्ज़े में था। तो विद इन अ कॉलोनी अ यूनिफाइंग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था रोल इंग्लिश का, ठीक है। इसके अलावा जो वहाँ पे मौजूद थे लोग, ब्रिटिश लोग, वो एक बॉन्ड शो करते थे अपनी होम कंट्री के साथ। इंग्लिश का ये रोल था। इंग्लिश वो यूज़ करते थे, इसका मतलब वो यही शो कर रहे हैं ना कि वो अपने मुल्क का कल्चर, अपनी ज़ुबान का एक बॉन्ड वहाँ पे शो कर रहे हैं। वो उनकी ज़ुबान नहीं सीख रहे, वो अपनी ज़ुबान अप्लाई कर रहे हैं। तो शॉर्ट बॉन्ड बिटवीन द कॉलोनी एंड द होम कंट्री, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या था इंग्लिश का रोल, के बहुत सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे एक्सेस थी। इंग्लिश आती है आपको तो आप एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ट्रम्फलिस्ट एटीट्यूड, ये क्या होता है कि अपने आप को 30 मार खा समझना, ये वो वाला एटीट्यूड होता है। हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे सही हैं, बस हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, ये वो वाला एटीट्यूड होता है। तो जी इंग्लिश मैन ने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, ऐसा एटीट्यूड किस हवाले से शो किया। उन्होंने अपनी एजुकेशन जो था, एजुकेशन को उन्होंने सिंपली इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। इंग्लिश में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश में कर दिया, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला कि इंग्लिश जो था वो पीसफुली, जो एक है ना पुरअमन तरीके से, मीठी छुरी से ना अपने कब्ज़े में कर लेना लोगों को, ये वो था। एजुकेशन एज अ मीन ऑफ ब्रिंगिंग पीपल पीसफुली अंडर सब्जुगेशन, अपनी हुकूमत में लेना, महकूमियत में कर लेना। तो एजुकेशन को इस हवाले से भरपूर तौर पर यूज़ किया गया। द एजुकेशन वॉज टू बी डिलीवर्ड थ्रू इंग्लिश, ठीक हो गया। अब ये जी किसने बोला है, मंडाला एक था जो भी, उसने ये बोला कि हमें ये सिखाया गया, हमें ये यकीन दिलाया गया कि जो बेस्ट आइडियाज़ होते हैं वो इंग्लिश के ही होते हैं, जो बेस्ट गवर्नमेंट होती है वो इंग्लिश की ही गवर्नमेंट होती है, जो बेस्ट मैन है वो इंग्लिश मैन ही है। ये तो हालत है। तो ये शुरू से ही उन्हें ना सिखाया गया। अब जी इंग्लिश ने क्या इन्फ्लुएंस डाला, इंग्लिश इतना इन्फ्लुएंस डाला कि अभी तक अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ में अभी तक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ होती है, ऐसा ही है। और इसे अभी तक प्रोग्रेस का सिंबल कंसिडर किया जाता है। जिसे इंग्लिश आती है वो तो पता नहीं बहुत ही कोई ऊंची चीज़ है ना, बस उसे इंग्लिश आती है उसे एम्प्लॉयमेंट पर रख लो, बस ये हालत है अभी तक। तो इसका इंग्लिश का ये इन्फ्लुएंस है, ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 26, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अच्छा जी, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब ब्रिटिश जो था वो अपनी इंग्लिश उसकी इतनी बढ़ गई थी, ऊपर से इतने ज़्यादा उसने जो थे कंट्रीज़ पे कॉलोनिज़म कर दिया था। तो उसका क्या एक टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, उसकी ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इतना उसका पॉपुलेशन में इजाफा हो गया है इमिग्रेशन के थ्रू और कॉलोनाइज़न के थ्रू, इम्पीरियलिज्म के थ्रू। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, उसकी प्रोडक्शन ग्रोथ हुई। प्रोडक्शन ग्रोथ कैसे हुई जी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया एक्चुअली।
ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो अशिया थी वो बनने लगी बहुत बड़े स्केल पर। ये जी एमसीक्यूज़ देख लें। ब्रिटिश बिकमिंग द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये आपने एमसीक्यूज़ याद रखना है। तो जी अब उसके बाद यूएसए की इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, उसने अपनी इंडस्ट्रीज़ शुरू कर ली। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओवरटुक ब्रिटेन, ये आपने एमसीक्यूज़ याद रखना है कि वो ब्रिटेन से भी आगे निकल गया तरक्की में, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं लिंग्विस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस। इस पे इसके जो ये तरक्कियाँ हो रही थी इसके ज़ुबान पे क्या असरात मुरतब हुए। लिंग्विस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये हुआ कि इंग्लिश लेक्सिकॉन जो थे, इंग्लिश के अल्फाज में जो था वो इजाफ़ा हुआ। ज़ाहिर सी बात है, आपके जब इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं, आपको जब इतने लोग जानते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग उस लैंग्वेज को जानते हैं, तो अपनी जो ज़ुबान के अल्फाज हैं वो उस लैंग्वेज में ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और एक टाइम आएगा जब वो परमानेंट उस लैंग्वेज का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। फिर ये नहीं होता कि ये फ़लाँ ज़ुबान का है, ये उसका ना इतना वो आम हो जाता है वर्ड के उसको इंग्लिश का वर्ड ही समझ जा जाता है, तो वो एडिशन हो जाता है इंग्लिश लेक्सिकॉन में, ठीक है। इसके अलावा क्या कॉन्सिक्वेंस थे कि नीड ऑफ इंग्लिश फॉर बोरोइंग और बाइंग दिस टेक्नोलॉजी, इंग्लिश को सीखना पड़ेगा या पड़ता था, पड़ेगा या पड़ता है हर किसी को। क्या टेक्नोलॉजी को बाय करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए हमें इंग्लिश को सीखना पड़ेगा, इंग्लिश को समझना पड़ेगा, इंग्लिश को बोलना पड़ेगा, उस पर अबूर हासिल करना पड़ेगा। हम कैसे किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, उसका लेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो ज़्यादातर तरक्की इंग्लिश ने ही किया ना, ब्रिटिश लोगों ने और यूएस ने की थी, तो वो अपनी ही ज़ुबान में ईजाद करेंगे। ऑलराइट। इसके अलावा एक्सचेंज हायरिंग ऑफ एक्सपर्टीज़, इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाता है, इंग्लिश लोगों को ही, इंग्लिश प्रोफिशिएंट लोगों को जो इंग्लिश में अब जिनको अबूर हासिल है इंग्लिश पे, उनको जो है प्रेफर किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। इवन के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनमें भी जो जिनको इंग्लिश पे अबूर हासिल है उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। टॉपिक नंबर 27 टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 2। अब जी दूसरा मरहला आ गया है। अब आगे क्या हुआ, नई नॉलेज में हम एक्सेस कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इल्म आ रहा है, हम इंग्लिश के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे कि प्रिंटिंग प्रेस में भी उनका डेवलपमेंट की उन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने। और ट्रांसपोर्टेशन में भी जो थी वो तरक्की की। ट्रांसपोर्टेशन में क्या की, रेलवे सिस्टम उन्होंने आबाद किए, रोड नेटवर्क बन गए, न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ गए। मेजर बिजनेस जायंट्स इन द यूएसए, बहुत अहम शख्सियात, बिजनेसमैन शख्सियात, ठीक है, बिज़नेस के हवाले से वो यूएसए से उठी। ये जो 3 नाम हैं ये आपने एमसीक्यूज़ में कोई भी एक आ जाता होता तो आपने ये अपने दिमाग में रखने हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पीरियलिज़म हो गया। इम्पीरियलिज़म मतलब इकोनॉमी ने उनकी तरक्की कर ली और हर किसी पे भारी था, वो जिसे कहते हैं ना टॉप पे था, उसकी ज़रा भारी पार्टी थी वो। तो इकोनॉमिक इम्पीरियलिज़म हो गया। उसमें क्या था जी, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में बहुत ग्रोथ हुई, वर्ल्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में बहुत ग्रोथ हुई। इसके अलावा जो दूसरी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनको लोन दिए गए, उनको इन्वेस्टमेंट्स उनमें की गई, ठीक है। ये जी एमसीक्यूज़ देखना है कि लंदन एंड न्यूयॉर्क बिकम द इन्वेस्टमेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। जो लंदन था और जो न्यूयॉर्क था ये जी मेन कैपिटल्स बन गए इन्वेस्टमेंट के ना, जो इन्वेस्टमेंट करते थे, ठीक है। टॉपिक नंबर 28 सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स। अच्छा जी, अब हम सोशल की तरफ आ गए हैं और कल्चर की तरफ आ गए हैं। तो जी WW1 वर्ल्ड वार 1 के बाद इंग्लिश का जो मुकाम था वो और ज़्यादा पुख्ता हो गया, ठीक हो गया। रोल एज आ मीडिएटिंग लैंग्वेज, जी इंग्लिश ने अपना एक जैसे कहते हैं ना दरमियान की एक लैंग्वेज, वो उसका रोल अदा किया इसने। दो लोग जो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते थे
तो वो ये बीच में लैंग्वेज बनकर आई कि अच्छा जी इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वो दोनों जानते थे। तो इसे जी मीडिएटिंग लैंग्वेज का इसने रोल अदा किया। इसके अलावा जी कॉलोनियल कल्चरल लेगेसीज़ के तौर पर इसने अपना बहुत फैलाव किया। जहाँ पे इसने अपनी हुकूमत की थी, जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक पे इंग्लिश ने अपना कब्ज़ा किया था, वहाँ पे ये आगे कल्चर के थ्रू बहुत फैली है। ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की वजह से भी इसका बहुत एक्सपेंशन हुआ, बहुत इसने अपने आप को बढ़ाया है इस हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से। रोल ऑफ इंग्लिश इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, अब इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका क्या रोल है? बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं पे ये ख़ाली एक सोलो लैंग्वेज के तौर पर यूज़ होती है, या को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर वहाँ पे लाजमी होती है कि वहाँ पे लोग अपनी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ, या ख़ाली यही यूज़ करनी है आपने। सोलो मतलब यही यूज़ करनी है। को ऑफिशियल के ये भी है, ये भी लैंग्वेज ऑफिशियल है, और इसके साथ जो आपकी अपनी लैंग्वेज है अपनी कंट्री की, वो भी जो है ऑफिशियल है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर बहुत कम होता है ऐसे। इसके अलावा जी रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बहुत काम देती है, बहुत बड़ा रोल है। अब रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशंस कौन होती हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे बहुत जब तक आप उन ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हैं, आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते। मतलब ये है कि आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड हैं आप। ठीक है, आपने बस उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, वहीं पे काम करना है, और उसी के ही रोल उसी की ड्यूटीज अदा करनी है, आप अपना कुछ नहीं कर सकते अलग से। ठीक है। इंग्लिश ओनली ऑर्गेनाइजेशन, अब जहाँ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे खाली इंग्लिश यूज़ होती है, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बस एक बार नाम पढ़ लेना है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, इंग्लिश का एक अलग किस्म का रोल, वो क्या है? इंग्लिश को एक प्रोटेस्ट की ज़ुबान समझी जाती है कि आप अपना जो प्रोटेस्ट है वो इंग्लिश में कर सकते हैं, इसे लैंग्वेज वैसे ही समझा जाता है। ज़ाहिर सी बात है, बरसगीर की मिसाल ले लें, हमने जब तक इंग्लिश नहीं सीखी, इसे समझा नहीं, हमने कैसे अपना पैगाम पहुंचाना था, उन तक नहीं पहुंचा सकते थे हम। इसके अलावा जी इसे अपनी ही ज़ुबान की अहमियत वाज़ा करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इंग्लिश एंड द राइट टू यूज़ वन ऑन लैंग्वेज, इसे ये भी ज़ुबान, मतलब हमने अपनी ज़ुबान, ये जो थे ब्रिटिश, इन्होंने आके अपनी ज़ुबान थोपी ना कि हमारी ज़ुबान यूज़ करो, हमारी ज़ुबान सीखो। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने उनकी ज़ुबान सीख के, या अमेरिकन कह रही हूँ, अफ्रीकन की ले लें, उन्होंने अफ्रीकन ने उनकी ज़ुबान सीख के अपनी ज़ुबान को भी रखा, अपनी ज़ुबान की अहमियत को भी बरकरार रखा, और अपनी ज़ुबान की अहमियत को साबित करने के लिए, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए, उसका एक मुकाम बरकरार रखने के लिए उन्होंने इंग्लिश को यूज़ किया। तो इंग्लिश को एज अ प्रोटेस्ट की ज़ुबान भी ले सकते हैं, और अपनी ज़ुबान की अहमियत उसका मुकाम देने के लिए भी इंग्लिश को ही यूज़ किया जाता है। इंग्लिश को के ज़रिए ही कम्युनिकेट किया जाता है कि भाई नहीं, हमारी ज़ुबान को भी रखो इधर। टॉपिक नंबर 29, इंटरनेशनल ट्रैवल। अच्छा जी, अब इंटरनेशनल ट्रैवल में क्या है? रोल ऑफ इंग्लिश इन इंटरनेशनल ट्रैवल। USA द लीडिंग टूरिज़म अर्नर एंड स्पेंडर। ये जी आपने MCQs याद रखना है। ये जी USA है लीडिंग, जिसे कहते हैं टॉप पे, टूरिज़म का है ये मुल्क, और अर्नर भी है और स्पेंडर भी है। रोल ऑफ इंग्लिश इंटरनेशनल ट्रैवल। जी आपको इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश वहाँ पे जो इंग्लिश ने क्या मुकाम अदा किया है इंटरनेशनल ट्रैवल पे? स्टाफ जो होते हैं होटल्स में, वो इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश जानते हैं। जो एयरपोर्ट्स पे साइंस होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। पॉपुलर जो टूरिस्ट साइट्स होती हैं, वहाँ पे जो रीडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं या वटेवर, वहाँ पे इंग्लिश इस्तेमाल होती है, इंग्लिश में लिखे होते हैं। प्रेजेंस ऑफ इंग्लिश ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल। इंटरनेशनल ट्रैवल में क्या, कहाँ कहाँ इंग्लिश मौजूद होती है? शॉप विंडोज़ में, जो किसी भी शॉप में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, वहाँ के रूल, वहाँ के जो एक्सेसरीज़ जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो
वहाँ पे कौन सी ज़ुबान में लिखे होते हैं, क्या साइंस होते हैं, किस में लिखे होते हैं, इंग्लिश में लिखे होते हैं। रेस्टोरेंट मेन्यूज़ इंग्लिश में होते हैं। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ इंग्लिश में होती हैं। सेलिंग्स ऑफ आर्ट फैक्ट, वहाँ पे आपने कोई चीज़ लेनी है या बेचनी है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे तो आप कोई चीज़ ले सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। बेग मनी फ्रॉम द पासिंग विजिटर, यहाँ तक कि आपको भीख भी मांगनी है तो भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। भीख मांगेंगे इंग्लिश में तो ही आपको कोई भीख देगा ना वहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश एज एन ऑक्सिलरी लैंग्वेज, अब इंग्लिश हमारी एक हेल्पफुल लैंग्वेज कैसे हो सकती है, एक मददगार लैंग्वेज के तौर पर कैसे आ सकती है? वो ऐसे आ सकती है कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो लिखी होती हैं वो इंग्लिश में लिखी होती हैं। नोटिसेस इंग्लिश में लिखे होते हैं। रोड साइंस इंग्लिश में होते हैं। तो ये सारी हमारी मदद करते हैं, तो ये मददगार लैंग्वेज होगी। ऑक्सिलरी मददगार, ठीक है। रोल ऑफ मिलिट्री ट्रैवल, अच्छा जी, मिलिट्री ट्रैवल, जो ये मिलिट्री जो सोल्जर्स वगैरह जो ट्रैवल करते हैं तो इंग्लिश में उसका क्या रोल है जी? वो कांटेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर के साथ। सॉन्ग्स और म्यूज़िक सुन सकते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट इंग्लिश में होता है। पीस कीपिंग मिशंस जो होते हैं वो उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। दो लोगों में एक दरमियान की लैंग्वेज इंग्लिश, तो इंग्लिश उसमें काम आती है। टॉपिक नंबर 30, इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रैंका। अब जी लिंगुआ फ्रैंका मेरे ख्याल से मैंने पहले बताया है। लिंगुआ फ्रैंका बहरहाल वो होता है कि कोई एक लैंग्वेज जो कि इंटरनेशनल कर दी जाए, जो कि सारे ममालिक जाने, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज को बीच में रख दिया जाए, उसे जी लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। तो इंग्लिश की क्या रीज़न्स थी लिंगुआ फ्रैंका बनाने की? एक तो ये कि जो जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज़ ने, ब्रिटिश ने जहाँ पे कब्ज़ा किया, इम्पीरियलिज़म जहाँ पे अपना ज़ाहिर किया, उन्होंने उन इंडिपेंडेंस के बाद भी इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा, और ज़्यादातर वो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, मतलब इंग्लिश कंट्रीज़ थी। तो ऑब्वियसली जब उन्होंने अपने एक वो तरक्की में इतनी आगे थी, वो बहुत प्रोमिनेंट हो रही थी, उन्होंने अपने ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश रख ली। तो फिर क्या हुआ, दूसरों ने भी उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, अपने अपने फ़ायदे के लिए, दूसरे ममालिक ने अपने अपने फ़ायदे के लिए उनसे कम्युनिकेट करने के लिए क्या किया, इंग्लिश को ही जानने लगे। तो क्या अब इससे नतीजा निकला, यही नतीजा निकला कि इंग्लिश को एक लिंगुआ फ्रैंका रख दिया गया, ठीक है। इसके अलावा यूएसए की इकोनॉमिक पावर की वजह से भी ये भी रीज़न थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस ना, तो ये भी रीज़न है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल रीज़न्स थे, इंटरनल पॉलिटिकल रीज़न्स, वो हम सब जानते हैं। और इंटेलेक्चुअल रीज़न्स थे रिलेटिंग टू एजुकेशनल, ठीक है, वो रीज़न्स थे। प्रैक्टिकल रीज़न्स थे। प्रैक्टिकल रीज़न्स मिसाल के तौर पर कि हमारे अब प्रैक्टिकल लाइफ में देख लें, जहाँ पे हमें काम करना है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ पे क्या कौन सी लैंग्वेज है, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है। तो प्रैक्टिकल रीज़न्स ये हैं कि जहाँ पे हमें काम करना है वो ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, वो इंग्लिश का प्रेफर करते हैं, तो हमें इंग्लिश सीखनी है। एंटरटेनमेंट रीज़न्स हैं, ये सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इंग्लिश को एज अ लिंगुआ फ्रैंका रखा गया। पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इंग्लिश, अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं इंग्लिश को एज अ लिंगुआ फ्रैंका के स्टेटस के तौर पर रखने के, क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं दूसरों के? ये जी पॉइंट ऑफ व्यू निकला है कि जो इसे लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर रख दिया गया है, तो दूसरी लैंग्वेजेस के रोल और स्टेटस को जिसे कहते हैं ख़तरे में डाल दिया है, उनकी कोई अहमियत ही नहीं रह गई। रिस्ट्रिक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर कल्चर्स, तो हम इंग्लिश को जानते हैं, उसके कल्चर को उससे फेमिलियर होते हैं, तो ये ना हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक तरह से दूसरे ममालिक के दूसरे कल्चर्स को जानने से और उनको अंडरस्टैंड करने से, ठीक है। इसके अलावा जी इंग्लिश के जो इतना ज़्यादा फैलाव है, इसने डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बढ़ावा दिया है। डाइवर्सिटी वो होती है मुखालफत, एक दूसरे से अलग होना, मुकाबला करना, इसने उससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इसके अलावा स्ट्रेंथन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेनेटरी सिटीजनशिप, ठीक है।
इसका मुराद है कि इसने इस इंग्लिश ने ये भी किया है कि कुछ ऐसे क्रो होते हैं ना जो अपने हक के लिए लड़ते हैं कानून या कानून की परवाह किए बगैर, तो उसने इसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चंस आपको मैं बता देती हूँ, पता नहीं इसके कोई इतना ख़ास चैप्टर तो नहीं है। क्वेश्चंस इसके ये दिया आपने प्रेजेंस ऑफ इंग्लिश ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल, आपने ये क्वेश्चन याद करना है एज अ क्वेश्चन। ठीक है, और ये एज एन ऑक्सिलरी लैंग्वेज ये आपने याद करना है कि ठीक हो गया। इसके अलावा ये रीज़न्स याद करनी है कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज फ्रैंका की स्टेटस देने की क्या रीज़न्स थी, तो ये आपने सारी रीज़न्स याद रखनी है एज अ क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। 3 आएंगे तो 3 पॉइंट्स लिख देना, 5 आएंगे तो 5 लिख देना। ठीक है, ठीक हो गया। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।